की आवाज। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और सोने चांदी में कल रिकवरी के बाद आज फिर से दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर में मजबूती से कीमतों पर दबाव है। M6 पर सोना 50,000 के नीचे बना हुआ है, वहीं चांदी में 60,000 के नीचे कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि बाजार में कुछ स्थिरता के संकेत हैं, लेकिन ऐसे में अब सोने चांदी का रुझान कैसा रहेगा, निवेशक और ट्रेडर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ CNBC TV 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, खेमका ग्रुप ऑफ कंपनीज के मयंक खेमका हैं, SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती है और MK ग्लोबल के राहुल गुप्ता बने हुए हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो सुस्ती के साथ ही ट्रेड हो रहा है। 1/4% नीचे गोल्ड अभी कारोबार कर रहा है 49,700 के आसपास। मिस्टर खेमका, पहले आपका व्यू लेना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। क्योंकि अब प्राइसेस हायर लेवल से काफी करेक्शन दिखा चुके हैं, 50,000 के नीचे सोने का भाव अभी है, तो ऐसे में ज्वेलरी डिमांड कैसी आ रही है? क्या सिर्फ नेसेसिटी बाइंग हो रही है या फिर उसके अलावा भी बायर्स का इंटरेस्ट बना है इन प्राइसेस पर? अभी थोड़ी सी ओनली नेसेसिटी बाइंग इज ओनली हैपनिंग बिकॉज एज वी आर अवेयर अभी थोड़ा कोरोना द केसेस आर क्वाइट हाई एंड देयर इज नॉर्मली अ पैनिक इन द मार्केट, सो पीपल आर नॉट रिजॉर्टिंग टू लग्जरी बाइंग एंड वेडिंग्स एंड ऑल भी बहुत कम हो रही है विद लिमिटेड गैदरिंग, सो द डिमांड इज क्वाइट पुअर right now, but hopefully with the prices coming down, and I think we are expecting थोड़ा बहुत और correction in the prices because it has broken the important support level of 1880. So we expect the prices to come around 47,000-48,000, and at those levels we should see buying resuming. Plus we have the festive season ahead with Dhanteras and Diwali coming in. So from next month onwards we are expecting some buying to happen in jewelry. मयंक, जो दो मेजर कंट्रीज हैं जो सोना फिजिकल में खरीदती हैं वो है चीन और भारत। और चाइना में क्लियरली हमने देखा है कि उन्होंने कच्चा तेल और इंडस्ट्रियल मेटल ज्यादा खरीदे हैं, अनसर्टनिटी में सोने को कम खरीदा है। तो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वैल्यूएशंस हैं वो उनकी उस तरफ गई हैं, टेंजिबल कमोडिटीज की तरफ। इंडियन मार्केट्स में भी हमने काफी हद तक वही हाल देखा है कि फिजिकल खरीदारी कुछ खास है नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ पर वेडिंग और त्योहारों के हिसाब से हम खरीदारी आता हुआ देखेंगे, लेकिन कितना क्वांटम रह सकता है और इंडस्ट्री की इसको लेके क्या तैयारियां? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने कहा है कि बूस्टर्स, एडवर्टीजमेंट, स्कीम्स अब वो यहां पर लॉन्च करने लगे हैं। हाँ, but as I mentioned above कि भी अभी because of the corona there is again a surge in cases, वो इंडिया में भी हुए हैं, वर्ल्ड वाइड भी हुए हैं, so gold is being a luxury item, the demand that is why for gold has come down. तो एक बार तो there was a sort of a panic buying when the gold was rising and एक euphoria create हुआ था which was there in July where there was a lot of investment demand which was coming in gold. But I think that euphoria has died down because अब थोड़े prices भी stabilize हुए and they have corrected after rising in so much. So I think at these levels there will still be not that much demand, but if the prices come down further, then for long term I think it's a very good investment. So I think people are waiting for slightly lower prices and then they will start again buying. जी मयंक, लेकिन आपको लगता है कि स्कीम्स, बूस्टर्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स यहाँ पर काफी हद तक इंडस्ट्री चलाएगी टू ल्योर बायर्स? I think people will have to do, अगर सेल्स करनी है तो थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट एंड स्कीम्स एंड ऑल will definitely help in increasing the sales. Definitely that will give a boost, but I don't see much that having an impact because as weddings and other things are subdued this time, I think as compared to last year, obviously the import levels are down, and I think this year will be a year which will not be that good for the industry, where we are expecting at least 40-50% slide in the total import volume of gold. तो वो तो एक major reduction this fiscal year we are seeing only, and that is unlikely to revive. But if the prices come down, I think then that should give a really big boost to the demand. तो डिमांड आ रही है, लेकिन सिर्फ नेसेसिटी बाइंग इस वक्त हो रही है। लेकिन हाँ, अगर प्राइसेस यहाँ से फर्दर करेक्ट होंगे तो शायद वो फिजिकल डिमांड को बूस्ट करेंगे। राहुल, आपका व्यू क्या रहेगा? आपको भी लगता है इन लेवल से और नीचे जाने की गुंजाइश है गोल्ड प्राइसेस में? क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे इन लेवल्स पर?
दीपाली, जैसे पिछले काफी हफ्तों से हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि एक करेक्शन बाकी है 50,000 के नीचे भी एक बार गोल्ड दिखेगा, तो कहीं ना कहीं वो लेवल्स अचीव हो चुके हैं। कल का लो अगर देखें एमसीएक्स पे 49,200 का है। अब गोइंग फॉरवर्ड दो इंपॉर्टेंट चीज है नेक्स्ट हफ्ते में जो मार्केट वॉच आउट करेगा। एक तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के डिबेट होंगे जो 29 सितंबर को है, और सेकंड डेमोक्रेट और रिपब्लिक मिलके एक स्टिमुलस पैकेज के ऊपर वोटिंग करेंगे सेनेट में। ये दो चीज है जिसके ऊपर गोल्ड का सारा दामोदार टिका हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन अभी शायद मार्केट में नहीं बचा। 49,250 49,500 के आसपास के लेवल्स पे हमें बाय करके चलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव्स के लिए बहुत अच्छा लेवल है मेरे हिसाब से बाय करने के लिए। आपके स्टॉप लॉस नीचे में 48,750 48,500 के रखेंगे, और ऊपर में टारगेट्स 50,000 50,300 350 के भी मिल सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक थोड़ा सा अगर डाउन साइड आता है तो बाय करके चले। जी हाँ, जैसे राहुल ने कहा कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड है और यहाँ से रिकवरी की उम्मीद ज्यादा है। वंदना, आप चांदी के भावों को कैसे देखती हैं, क्योंकि इस हफ्ते करीबन 13 से 15% की गिरावट हमने यहीं आते हुए देखी है। मुझे लग रहा है कि चांदी में एक बार थोड़ा सा करेक्शन अभी और हो सकता है। ड्यू है जो रिएक्शन चांदी ने दिए हैं वो शायद गोल्ड में ना मिला हो, और गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग की जो अपील है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको प्रीमियम को रिड्यूस नहीं होने दे रही है। मेरे ख्याल से चांदी में मुझे लग रहा है कि एक बार 58,000 से 56,000 का जो एक जोन है वो एक न्यू कंसोलिडेशन जोन जो है वो बनेगा, और वहां से फिर बाइंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। बहुत अग्रेसिव बाइंग की मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है वो कहीं ना कहीं 60,500 के पास जाके एक कैप्ड हो जाएगा। और गोल्ड में मुझे लग रहा है मनीषा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन अभी और है, क्योंकि $1880 का इसने एक रेजिस्टेंस तोड़ा है। नीचे में एक माइट सी 1840 1845 काइंड ऑफ लेवल। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन है, और ये जो $2.4 ट्रिलियन पैकेज पे स्टिमुलस पे जो बात हो रही है, अगर यहाँ पे कंसेंसस बन गया तो मुझे लग रहा है कि एक नी जर्क रिएक्शन जो है वो गोल्ड में देखा जा सकता है, थोड़ा और करेक्ट होते हुए देखा जा सकता है गोल्ड को। तो पॉसिबिलिटी है गोल्ड प्राइसेस यहां से भी थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन दिखाए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू है आपका तो हर गिरावट एक खरीदारी का मौका है, यही हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू है। लेकिन चलिए गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और अब फोकस करेंगे क्रूड पर, क्योंकि क्रूड प्राइसेस में आज हमने थोड़ी बढ़त देखी है। दरअसल अमेरिका में क्रूड और फ्यूल की जो इन्वेंट्री घटी है उससे प्राइसेस को सपोर्ट मिला है, लेकिन डिमांड को लेकर अभी भी कंसर्न्स हैं। तो क्रूड पर ही बात करेंगे। राहुल, आप बताइए, आज भले ही ₹6 ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन रेंज बाउंड मोमेंटम ही हम यहां देख रहे हैं। आपके हिसाब से क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले सेशंस में, और अगर इस रेंज को प्ले करना हो तो क्या स्ट्रैटेजी होगी? दीपाली, एकदम सही आपने कहा। दो फंडामेंटल रीजन, एक तो इन्वेंट्रीज गिर के आ रही हैं जो सपोर्टिव हैं, और दूसरा डिमांड जो हैम्पर हो रहा है उसके वजह से गिरावट है। तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन है। मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन चालू रहेगा। काफी दिनों से क्रूड 2800 और ऊपर में 3100 एक रेंज में रहा है। मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड ये रेंज में ही रहेगा जब तक ओपेक की एक इमरजेंसी मीटिंग अक्टूबर में होने वाली है। अगर वो प्राइसेस नहीं गिरते या प्राइसेस यहाँ से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो शायद वो मीटिंग होगी, शायद उसी के बाद एक क्लियर ट्रेंड पता चलेगा क्रूड ऑयल में। जब तक मेरे हिसाब से ये रेंज रहेगा 2800 नीचे में और ऊपर में 3100। यानी कि बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन मेटल्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने हल्की सी खरीदारी निचले स्तरों पर आते हुए देखी है। स्पेशली कॉपर, निकल, जिंक, ये कुछ एक मेटल्स हैं जहां पर कल रात को भी बाइंग थी और आज एशिया में फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिली है। राहुल, यहाँ पर क्या क्यूज हैं? क्रूड थोड़ा सा प्रेशर में है, क्योंकि बेस मेटल कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशर्स में है, क्योंकि चाइना के साइड से डिमांड का कंसर्न आया है। कहीं ना कहीं अभी लॉकडाउन फिर से सारी कंट्रीज में लागू होने वाला है। ब्रिटेन ने इसके बारे में बात की है, इजराइल में इसके बारे में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स थोड़े से नेगेटिव हो चुके हैं, सेंटिमेंट्स। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा बेच के चलना चाहिए बेस मेटल को। जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर के बारे में, तो कॉपर थोड़ा सा बेच सकते हैं। अगर ये 525 523 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, अगर ये तोड़ देता है तो यहाँ पे कॉपर को बेचना चाहिए। आपको नीचे में 512 के भी टारगेट्स मिलेंगे। आपके ओवरऑल स्टॉप लॉस 531 532 के आसपास रहेंगे। ठीक है, तो बेस मेटल्स पर कॉपर पर जो व्यू है वो बिकवाली का ही है, लेकिन 523 525 के दायरे में मिले तब आप बेचने की पोजीशंस बना सकते हैं, और टारगेट जो रहेगा नीचे की तरफ वो 512 505 का हो सकता है। निकल में बिकवाली की पोजीशंस आपको बनानी है। अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, जब लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे। साथ ही किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है, तो इससे जुड़ी भी पूरी अपडेट आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
कमोडिटी बाजार में जोरदार कमाई के लिए सीएनबीसी आवाज खास पेशकश लेकर आया है हॉट कमोडिटीज। तो दीपाली से जानते हैं कि आज कौन सी कमोडिटी में उनका एक्शन दिखता है। आज की हॉट कमोडिटी टर्मरिक है, जहां पर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 57.20 के लेवल्स पर खरीदारी करने की सलाह है। जो टारगेट्स रहेंगे वो 58.50 के हो सकते हैं। स्टॉप लॉस 5650 का मेंटेन करना है। अभी 5750 के आसपास ऑलरेडी 0.1% की बढ़त हम टर्मरिक में देख भी रहे हैं। दरअसल जो रुपए में वीकनेस है वो एक सपोर्टिंग फैक्टर है टर्मरिक के प्राइसेस के लिए। इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब जब डिप मिला है टर्मरिक में तो एक बार्गेन बाइंग लोअर लेवल्स पे जरूर देखने को मिली है, तो जिससे प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहां से भी जो फर्दर आगे की डिमांड है वो इंप्रूव होगी। कोविड टाइम्स में ऑलरेडी डिमांड इंक्रीज हुई है और इसीलिए हल्दी पर बेट किया जा सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स है जो कि सपोर्ट करेंगे इस बढ़त को और ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है। इसलिए 5850 के टारगेट्स के लिए टर्मरिक खरीदने की सलाह है 5650 के स्टॉप लॉस के साथ। हल्दी में खरीदारी जारी रखनी चाहिए। तो आज का जो हमारा हॉट कमोडिटीज जो दीपाली लेकर आई हैं वो यहाँ पर हल्दी है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन संसद में पास हुए 3 कृषि विधेयकों को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है और किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिला। पंजाब से लेकर बिहार और कर्नाटक तक में किसान बिल के विरोध में सड़कों पर किसान उतरे हैं। इस ताजा अपडेट के लिए पंजाब से लांबी से जुड़े हैं हमारे संवाददाता सूरज भान। सूरज नमस्कार। जो एपी सेंटर है जो हम कह सकते हैं विरोध का, वो काफी हद तक यहां से पंजाब से ही है। किस तरह की खबरें हैं, किस तरह का विरोध है और किसान अब क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले आपको ताजी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह का हजूम जहां किसानों का उमड़ा हुआ है। आप देख सकते हो तस्वीरें, ये मुक्तसर की लंबी की तस्वीरें हैं। लंबी सियासत का दुरा रहा है, क्योंकि अगर मालवा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसानी के किसान यहां से आ रहे हैं। पंजाब सबसे ज्यादा अनाज पैदा कर रहा है, सबसे ज्यादा फसल पैदा कर रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जो केंद्र ने बिल पास किया है वो किसानों के हक में नहीं है। हालांकि केंद्र की सरकार कह रही है कि जो बिल है वो किसानों के हक में। किसानों से बात करते हैं, किस तरह लग रहा है जी बिल ਜਿਹੜਾ पास होएगा, कितना किसानों ਨੂੰ फर्क पऊगा इससे? बिल्कुल बहुत गलत है जी। किसानों के पल्ले कछ नहीं रहनागा, कुछ भी नहीं रहनागा। जो बाहर कंपनियां आपके अधीन कर लेंगी, क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, मारेंगे किसान तो। और क्या लगता है ये बिल पास हो गया, नुकसान कितना है, फायदा कितना है किसानों को? सरकार कह रही है कि फायदा होगा इससे। बहुत ज्यादा किसानों के विरोधी, किसानों के नहीं सारी जनता के विरोधी। तो ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 217 ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਵੀ ਐਮਸੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਭੇਜੂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ? ਉਹ ਵੀ 217 ਲਿਖ ਦੇਣ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਛੰਮੂ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਡੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। किसान काफी गुस्से में पूरे पंजाब भर में, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा इस बिल का? फायदा होगा, नुकसान होगा? ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ कर। आप युवा किसानों कैसे देखते हो इस पूरे मामले को लेकर? सरकार कह रही है, केंद्र कह रहा है कि किसानों को फायदा होगा इसका। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। कारपोरेटों की सरकार है जी, सब कुछ निजी करने जा रही है। BPCL भारत गैस इन्होंने बेच दिया और रेलवे इन्होंने प्राइवेट कर दिया। BSNL के 50,000 मुलाजिम पिछले 2 महीने पहले इन्होंने रिटायर कर दिए। और क्या क्या बताएं, क्या क्या कितने महकमे हैं जो सारे महकमों का निजीकरण कर रहे हैं। उसी प्रकार जो फार्मर है किसान का कर रहे हैं। बड़े बड़े किसान हैं जो अडानी अंबानी है, वो लेंगे। समाधान क्या रहेगा इसका? सड़कों के ऊपर कब तक किसान बैठा रहेगा? जब तक जो बिल केंद्र सरकार इसको एडजस्ट नहीं करती, उसमें लिखा जाए बिल में भी MSP है जो लागू रहेगी, जे नहीं लिखा। और दूसरी बात इसमें ये है भी किसान है जो कोर्ट नहीं जा सकता। क्लियरली सभी किसानों की तरफ से यहाँ पर एक ही फीडबैक आता हुआ कि कॉर्पोरेटाइज इसको फिलहाल सेक्टर को ना किया जाए और जो बिल है उसमें नीचे अगर ये लिख दे कि हाँ MSP मिलता रहेगा और जो MSP यहाँ पर सरकार जिससे प्रोक्योर करती है वही प्राइवेट जो कारोबारी हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी यहाँ पर देंगे, तो एक एश्योरेंस यहाँ पर किसानों को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन उन्हें वर्बल एश्योरेंस नहीं, लिखित में बिल में वो चाहिए। सूरज ऑफकोर्स वहां पर उन किसानों के साथ है। सूरज के पास हम यहाँ पर आज दिन भर में जाते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ कंसोर्शियम ऑफ इंडिया फार्मर एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर पी चेंगल रेड्डी भी जुड़े हैं। मिस्टर रेड्डी, शुक्रिया आपका समय के लिए और
आज भारत भर में यहाँ पर प्रोटेस्ट है, सभी किसान यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। हमने रेल रोक को भी यहाँ पर पंजाब में होता हुआ देखा है। आप कैसे देखते हैं इन प्रोटेस्ट को, इन मांगों को जो किसानों की तरफ से आई हैं? मिस्टर रेड्डी से यहां पर फिर संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे सूरज वहां पर पंजाब के किसानों से बात कर रहे थे, जो 2-3 चीजें सभी किसान यहां पर कहते हुए नजर आए वो ये कि जो एश्योरेंसेस यहां पर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में या फिर बात करते हुए दे रहे हैं, उन चीजों को यहां पर बिल में जोड़ना चाहिए कि एमएसपी जारी रहेगा, सरकार प्रोक्योरमेंट करती रहेगी, और जब प्राइवेट ट्रेड या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हम यहां पर आता हुआ देखेंगे तो भी जो किसान हैं उनके फायदे में यहां पर सारा कारोबार किया जाएगा। मिस्टर रेड्डी, आप कैसे देखते हैं किसानों के प्रोटेस्ट को? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पिछले 30-40 साल से जो मार्केट मंडी का सिस्टम है पूरा देश में पॉलिटिकलाइज हो गई। जो ये पार्टियां जो चाहे तो उनकी मन में कर रहा। अभी क्या है, ये जो ये रिफॉर्म्स आजकल नहीं है, 30 साल के पहले 1990 लिबरलाइजेशन के साथ आना था, वो नहीं आया। 2007 में जब स्वामीनाथन रिपोर्ट दिए उसमें भी है, 2014 में कांग्रेस मैनिफेस्टो में है। अच्छा, कम से कम बी लेट देन नेवर, अब तो रिफॉर्म्स आया। इसीलिए एक ही चीज जो अपनी वो जो पंजाब का किसान बोल रहा था, एमएसपी को गारंटी दे देना। अच्छा, प्रधानमंत्री भी आज भी दिए, कल भी दिए, तो इट विल बी गारंटेड। अच्छा, इसको जो है समथिंग यू हैव टू पुट इट इन राइटिंग, मेक इट मैंडेटरी। हम तो रिप्रेजेंटेशन किए प्रधानमंत्री को, हम प्रधानमंत्री से मिल रहे, मगर इसके ऊपर जो है ये रास्ता रोको, रेल रोको, ये जरूरत नहीं है। ये जो पॉलिटिकल स्लोगन थे, ये कॉर्पोरेटाइजेशन, ये सब बकवास है। हमको क्या करना? देखिए, हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, गारंटीड जो वो मिनिमम एमओयू। जब किसान जो है कोई प्राइवेट डीलर से एंट्री एग्रीमेंट एंटर होता तो वहाँ एमओयू करता, वो उस वक्त वो एमओयू में जो है एमएसपी रहना। अच्छा, दूसरा ये है, इससे फायदा ये है, हमने देख रहे कि पहला चीज इस वक्त जो है सिर्फ मंडी को जाना। अब क्या है, हमने डायरेक्ट जो प्रोसेसिंग वालों से एस्टैब्लिश कर सकते। अब ऑयल मिल्स है इंदौर में, जो मूंगफली वाले हम जाके वहाँ डायरेक्ट उनको बेच सकते। अगर कपास का प्रोडक्शन है, हम कोयम्बतूर में सेल कर सकते। अच्छा, कोई एक्सपोर्ट का पॉसिबिलिटी है, उनसे 5 साल तक हमने एमओयू और अग्रीमेंट को आ सकते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, ये जो आंदोलन है, बस डिमांड तो है, ठीक है। जी हाँ मिस्टर रेड्डी, आपकी बात सही है कि एक प्रेजेंटेशन है, सरकार को बता दिया गया है, और जहां तक बिल है उसमें आप प्राइवेट सेक्टर को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आपको इसी प्राइस और इसके ऊपर ही खरीदना पड़ेगा किसान से। तो कितना मुश्किल है फिलहाल ये प्रोटेस्ट, और सरकार कैसे देखती है इसे? मैडम, उसमें आप जो बोल रहे करेक्ट नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट कभी भी इन्वॉल्व हो सकता। अब देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट है, वेजेस सैलरीज का, वेजेस का प्राइवेट में फैक्ट्रियों में लेबर यूनियन से, वहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट बोल के है। तो व्हेन यू आर एबल टू फिक्स, अगर मिनिमम वेजेस लेबरों को फिक्स कर सकते, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों फिक्स नहीं करते? कौन बोला ये? दिस इज नहीं, ये बिल्कुल गलत है यार। देखिए, अभी लेबर एक्ट जो है, विच इज एग्जिस्टेंस फॉर लास्ट 40-50 साल से लेबर एक्ट है, उसको अमेंड करते जा रहा है। इसी आजकल जो है गवर्नमेंट जो लेबर एक्ट के थ्रू से इतनी सारी मदद कर रही है लेबर को। तो मिस्टर रेड्डी, जैसे आप कह रहे हैं कि ये डुएबल है, सरकार इसको कर सकती है, और किसानों ने सरकार को बता दिया कि है उनको ये चाहिए है, तो क्या फीडबैक है फिर सरकार की तरफ से? कब तक ये होता हुआ देखेंगे हम? मेरे को समझ में नहीं आता, ये 1-2 दिन के अंदर कैसे होता जी, समझ में नहीं आता। देखिए, बिल पास हुआ, 2-4 दिन चालू हुआ, अभी उसके रूल्स तैयार करना, अभी उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीजें हैं, लीगल है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। अभी पटापट ये लोग क्यों सब ये, देखिए, मेरा एक चीज, मेरा जो है एक सोचना है। अब ये लोग क्या हमेशा क्या बोल रहे हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन बोलते हैं, मोदी बोलते हैं, ये सही नहीं, ये गलत है। ये किसान की रिफॉर्म्स है। अभी रिफॉर्म्स कौन किए? मोदी साहब ने किए, वी आर ग्रेटफुल। कांग्रेस किया, वी आर ग्रेटफुल। अकाली दिया, अच्छा है, कोई भी करने दीजिए। हम जो है, ये जो कोई भी किसान की तरफ से रिफॉर्म्स आता, वो कॉर्पोरेटाइजेशन, कम्युनिटी, ये कम्युनिज्म वाले, ये सब बकवास है। अभी आप देखिए, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में कहाँ है प्राइवेट सेक्टर? 100% प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट कहाँ है? और मोबाइल फोन और मेडिकल टेक्नोलॉजी और टूरिज्म, एवरीथिंग हैज बिकम प्राइवेटाइजेशन। जी मिस्टर रेड्डी, आपने काफी सेक्टर में
एब्सोल्युटली मिस्टर रेड्डी, आपने बहुत अच्छे और बहुत वैलिड पॉइंट्स यहां पर रखे हैं सोचने के लिए और पॉन्डर करने के लिए, किसान की तरफ से भी, कॉर्पोरेट्स की तरफ से भी। लेकिन वंदना, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देखती हैं इन बिल्स को और कितना असर आपको नजर आता है प्राइसेस पर, ये जो पूरा मुद्दा है उसको लेकर? जी मनीषा, पहली बात तो यह है कि इन रिफॉर्म्स के बिना प्रधानमंत्री का सपना डबलिंग फार्मर इनकम्स ये कभी पूरा नहीं हो सकता। तो रिफॉर्म्स यहाँ पे जरूरत है। बीच से मीडिएटर्स गए हैं तो इनफैक्ट उनको जो फायदा है वो पहुंचेगा और जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंट होता जाएगा मुझे लग रहा है कि ये जो कंफ्यूजन है किसानों के अंदर ये दूर होती चली जाएगी और क्लैरिटी आती जाएगी। और मुझे लग रहा है कि प्राइस अभी बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसका जो इम्पैक्ट है ये फार्मर्स इनकम पे जरूर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि डाउन द लाइन अगर 5 इयर्स की हम बात करें तो वहां पे इसका रिफ्लेक्शन आना शुरू होगा और तब किसानों को पता चलेगा कि ये जितने भी रिफॉर्म्स है ये फेवर में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ स्टेट्स में, ये इंटायर इंडिया में इसका प्रोटेस्ट नहीं है यहाँ पे। तो पॉलिटिसाइज नहीं करना होगा और इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखना होगा। वेल पॉइंट टेकन। आज हमारे शो पे हमने काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वॉइसेस यहां पर आते हुए देखी हैं एंड आई होप किसान भाई उसको सुनते हैं और चेंजेस जो बिल में है, जैसे मिस्टर रेड्डी ने भी कहा कि अभी वो बिल पूरा बनने में, उसके रूल्स रेगुलेशंस बनने में, उसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करने में समय है, तो काफी सारी चीजें शायद इसमें जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही सब है। अभी अपने सभी गेस्ट को यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज।